मैं आज आपको बताऊंगा कि जीनोम वाइड एनालिसिस होता गया है, ठीक है। तो इससे हम कैसे एक जीन जो फैमिली है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उससे हम कैसे हम ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सा जीन कहाँ एक्सप्रेस होता है, जीन की स्ट्रक्चर कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, और हमें ये और उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसे मालूम कर सकते हैं। और जब ये सारा काम हम कर लेंगे जीन्स की, तो फिर हम देखेंगे कि इसको हम हॉर्टिकल्चरली कैसे इस को हम यूज करते हुए कैसे हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं एक स्पेसिफिक क्रॉप के अंदर, ठीक है। तो ये मैं एक आप लोगों को ये एक पेपर है जो ऑलरेडी पब्लिश हुआ है, जिसका टाइटल है जीनोम वाइड एनालिसिस ऑफ प्लांट स्पेसिफिक डॉग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जीन फैमिली इन टोमेटो, ठीक है। ये टोमेटो के अंदर एक जो जीन फैमिली है जिसको कहते हैं डॉफ, उसका जो जिक्र किया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जीन होता क्या है। वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि जीन, अच्छा, जीन इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे ही है, जीन इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने जीन्स होते हैं? 23 पेज। 30,000 जीन, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये मालूम करना है कि इस एनालिसिस के थ्रू कि कितने जीन्स हैं एक प्लांट के अंदर। अच्छा, लेकिन ये काम सिर्फ उन क्रॉप्स के ऊपर हो सकता है जिनका होल जीनोम सीक्वेंस हुआ है। अब डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है, पहले तो ये बताइए बच्चों। हेलो, व्हाट इज अ डीएनए सीक्वेंसिंग? अच्छा, डीएनए किस किस का बना होता है? डीएनए की 4 बेसिस कौन कौन सी है? हेलो, सर एडेनिन, गवानीन, थाइमीन और थायमीन और साइटोसिन। जीन के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन की अरेंजमेंट को मालूम करना, दैट इज नोन एज डीएनए सीक्वेंसिंग। इसे क्या कहते हैं? डीएनए सीक्वेंसिंग। जी सर, वो प्रोसेस जिसमें हम न्यूक्लियोटाइड की मतलब जो उनकी पेयरिंग होती है उसको डिटरमाइन करते हैं एक डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर। एग्जैक्टली, उसे हम कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। जब से ये डीएनए सीक्वेंसिंग आई है तो हमें पता चल जाता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने टोटल जीन्स हैं, उसका जीनोम साइज क्या है, ठीक है। और उस जीन्स की को हम फर्दर स्टडी करके उसके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री तक मालूम कर सकते हैं। तो और अगर हम ह्यूमन की बात करें, अगर हम जीनोम सीक्वेंस एनालिसिस करें तो हमें यह पता चल सकता है कि अपन का न्यू बॉर्न बेबी है, उसका अगर हम होल जीनोम सीक्वेंस कर लें तो हमें यह पता चल सकता है कि इस बेबी के अंदर कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे, कौन सी बीमारी इसको कितने सालों के बाद होगी। ये सारी कहानी हम मालूम कर सकते हैं बिकॉज वी हैव अ जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी। अब होल जीनोम सीक्वेंस इन जस्ट एक या 2 दिन के अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो अभी तक जितने भी ऑर्गेनिज्म में जिनका डीएनए सीक्वेंस हो चुका है, ये काम हम जो जीनोम वाइड एनालिसिस है, जो टोटल जीनोम सीक्वेंस हुआ है, सिर्फ उसी के ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद जीन्स है। जीन्स के मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइजा बताए, हाउ मेनी पार्ट ऑफ जीन? ये ऊपर सामने लिखे भी हुए हैं। गरीबो, प्रमोटर्स, ओपरेटिंग फ्रेम एंड टर्मिनेटर, ये दीज आर द 3 पार्ट ऑफ द जीन। ये किस किस को पता है इसका आगे 3 पार्ट होते हैं? जी जी सर। सर आपने लास्ट पहले भी बताया था सर, पता है इनका 3 रीजन होते हैं उसके। अच्छा अच्छा, ये जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? जी आमना, व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन?
आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी। सर जीन एक्सप्रेशन ऐसा प्रोसेस है जिसे का सीक्वेंस, जीन एक्सप्रेशन ऐसा प्रोसेस है जिसे हम जीन का सीक्वेंस डिटरमाइन करते हैं, सिंथेसाइज हुए और वो अच्छा जीन एक्सप्रेशन ये होता है कि जीन से आपको पता है कि जो सेंट्रल डॉगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है और जीन एक्सप्रेशन कहते हैं प्रोटीन्स बनती है। ठीक है, ये डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना इज द फर्स्ट लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सेकंड क्या है जीन एक्सप्रेशन का, कि जीन एक्सप्रेशन से प्रोटीन का बनना। थर्ड है कि वो प्रोटीन किसी एंजाइम का पार्ट बन जाएगी और किसी ना किसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर रोल अदा करेगी। ठीक है, और अल्टीमेटली द इफेक्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज अ फिनोटाइप। ठीक है, अगर हमने किसी भी जीन का फंक्शन मालूम करना हो, अगर हम उस जीन को म्यूटेट कर दें या उसको डिसेबल कर दें, उसके बाद जो पौधे की फिनोटाइप होगी वो उस जीन की एब्सेंस की वजह से होगी। तो इट मींस वो जो जीन है उसका फंक्शन क्या है कि उस स्पेसिफिक फंक्शन को मेंटेन करना। ठीक है, अगर हम किसी जीन को म्यूटेट कर दे और उससे म्यूटेट का मतलब है कि वो जीन एक्सप्रेस ही ना हो, किसी भी सूरत में एक्सप्रेस ना हो, उसका जीन एक्सप्रेशन ना हो, उससे आरएनए ना बने, उससे प्रोटीन ना बने, तो उसकी वजह से जो पौधे के अंदर चेंज आती है। फर्स्ट क्या, अगर आप एक जीन है जिसका क्लेरोप्लास्टोस 1 एक जीन है जिसको कॉटन के अंदर जब साइलेंस किया गया या डिलीट किया गया या उसको म्यूटेट किया गया तो पता चला कि उसके बाद जो कॉटन है ना, कॉटन के अंदर ग्रीन कलर खत्म हो गया। क्या हो गया? पूरे के पूरे लीव वाइट हो गए, ग्रीन कलर खत्म हो गया, लीव वाइट हो जाना। इसका मतलब क्या है कि क्लेरोप्लास्टोस 1 का काम क्या है? वो ग्रीन कलर कंट्रोल कर रहा था कॉटन के अंदर, जब वो म्यूटेट हो गया तो उसमें से ग्रीन कलर रिमूव हो गया। जीन का फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह हमने अब ये क्या मालूम करना, पहले तो ये बात। अच्छा, अब दूसरी जो कहानी मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जो जीन है वो डीएनए से आरएनए बनता है। अब आरएनए कैसे बनता है? ओपन रीडिंग फ्रेम से। ये कहानी मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी सारी, है ना। ओपन रीडिंग फ्रेम स्टार्ट कहां से होता है? एटीजी से। ठीक है, और स्टॉप कहां पर होता है? टीजीए से। अच्छा, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं? जी बच्चे, व्हाट आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर? जी बच्चों कुछ तो बताओ, इतनी बार मैंने पढ़ाया। व्हाट आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स? ट्रांसक्रिप्शन के रेट को कंट्रोल करते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रमोटर रीजन है ना, यहां पर आकर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करते हैं और फिर ओपन रीडिंग फ्रेम से ट्रांसक्रिप्शन को करवाते हैं। ठीक है, अब जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि ये जो, अगर हमारे पास एक ये डीएनए की सीक्वेंस हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रमोटर रीजन है, कौन सा ओपन रीडिंग फ्रेम है, कौन सा टर्मिनेटर है? कैन एनीवन एक्सप्लेन? सर क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दे, क्वेश्चन की समझ नहीं आई। अगर हमारे पास डीएनए की सीक्वेंस हो, ये जिस तरह ये हमारे पास ये डीएनए की सीक्वेंस है, AAG TA GGG कैट TTA TATG ये सीक्वेंस है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर प्रमोटर रीजन कौन सा है, ORF कहां से है, टर्मिनेटर कहां से है? सर उनका सर कोडांस को देख के। सर कोडान से। अच्छा, कोडांस को देख। कौन सा कोडान? और जिलेहुमा कुछ बताने लगी थी। अच्छा, अब ये बता दूं कि दुनिया के अंदर ना जो 99% जो पहला कोडान होता है, जो पहला कोडान 99 ऐसे जीन्स हैं, ORF हैं जो कि ATG से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं?
सर ATG से शुरू होते हैं। और ये ATG यहां पर आपको नजर आ रहा है ATG, और इसको हम ATG कोडान कहते हैं, इसको स्टार्ट कोडान कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। ठीक है। तकरीबन 99.9% दुनिया के अंदर ऐसी जीन्स हैं जिनके ऊपर फ्रेम ATG से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा ATG और के बाद फिर ये GCC दूसरा कोडान, फिर GAA, फिर CGA, ये डिफरेंट कोडान आते रहते हैं, ठीक है। और स्टार कोडान है ATG। तो स्टॉप कहां पर होते हैं ये आगे? PTA सर TGA, TGA, TAG, TAA, इन तीनों में से कोई भी एक आ जाए ना तो वहां से ये स्टॉप कर जाते हैं, उसके बाद मैसेंजर आरएनए बनना बंद हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वो एंजाइम जो कि DNA से RNA करवाता है, उस एंजाइम को कहते हैं RNA पॉलीमरेज। उसे क्या कहते हैं? RNA पॉलीमरेज, ठीक है। RNA हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन RNA पॉलीमरेज को काम करने के लिए कुछ सबऑर्डिनेट की जरूरत होती है, और उन तमाम सबऑर्डिनेट को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या कहते हैं? फर्ज किया डायरेक्शन फैक्टर तो काम ही ना कर सकता, वो ज़ाहिर कुछ ना कुछ टीचर्स को कहेगा, ये एक किसी एक बंदे को एक असाइनमेंट देगा, एक दूसरे टीचर को दूसरी असाइनमेंट देगा, कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ मालियों को, वो सारे मिलके फिर ऊपर उसके बैठा है डायरेक्टर, ठीक है। इस तरह जो RNA पॉलीमरेज है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के डायरेक्टर है, ठीक है। तो लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम रोल करते हैं। अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं होंगे तो प्रमोटर रीजन इनएक्टिव होगा, ठीक है। जब ये इनएक्टिव होगा तो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि दे हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन। वो जिस तरह आयजा ने भी कहा था कि दे हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं उनको कैसे पता चलता है कि उसने प्रमोटर रीजन के किस रीजन के साथ बाइंड करना है? अच्छा, अब ATG जो है जो स्टार्ट कोडान है, इससे पीछे जितने भी न्यूक्लियोटाइड होंगे वो प्रमोटर रीजन होगा, ये वाला प्रमोटर रीजन है। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर डिफरेंट रीजन्स हैं, एक AAA G टाटा, फिर GGG, फिर कैट। ये आपको नजर आ रहा है ना, मैंने इसको सेपरेट किया, हालांकि ये होते इकट्ठे ही है लेकिन मैंने इनको सेपरेट किया है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जो AAA G के साथ बाइंड करते हैं, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो टाटा बाइंडिंग डोमेन होते हैं जिसके अंदर, कुछ के अंदर G बॉक्स होता है, कुछ के अंदर कैट बॉक्स होता है, ठीक है। अब ये सारे के सारे डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो कि प्रमोटर रीजन के साथ जाकर बाइंड करते हैं, और इन सब के ऊपर आके कौन बैठता है? RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज, एग्जैक्टली। तो RNA पॉलीमरेज हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, अब ये जो अरेंजमेंट है ना प्रमोटर रीजन के अंदर, ये देखो GGG, टाटा, आग, अगर इनके अंदर म्यूटेशन आ जाए तो इनकी ट्रांसक्रिप्शन के अंदर चेंजेस आ जाएगी, ठीक है। क्या होगा? इनकी ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा इनकी, ठीक है। अच्छा, फर्ज किया अगर यहां पर ये AAA G की बजाय CCAG हो जाए, तो ये जो डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना, डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये बाइंड करता है AAA G सीक्वेंस के साथ। ये जो डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये किसके साथ बाइंड करता है? AAA G। इसी तरह एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो जिसे टाटा TF1 कहते हैं, वो टाटा के साथ बाइंड करता है एक G बॉक्स के साथ। लेकिन अगर ये म्यूटेशन आ जाए यहां पर तो ये डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसके साथ बाइंडिंग करेगा, जब इसके साथ बाइंडिंग करेगा तो ये जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। तो अब हमने यही, अच्छा, अब इतनी ट्रांसक्रिप्शन करवाने वाली दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ये DNA की सीक्वेंसेस और उसकी अरेंजमेंट,
और दूसरा इसके ऊपर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करते हैं। इन दोनों में से किसी एक के अंदर भी म्यूटेशन आ जाए तो ट्रांसक्रिप्शन रेट चेंज हो सकता है। मेरी बात की समझ आ रही है? नहीं लगी समझ? आ गई है सर। अच्छा, अब दोनों जो है, इन दोनों को हम ट्रांसक्रिप्शन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शन एलिमेंट। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लाहौर में पैदा हुए और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे हैं जंग में या टोबा टेक से या फैसलाबाद में पैदा हुए और वो लाहौर में पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो दूसरे शहरों से आगे लाहौर में पढ़ रहे हैं उसे हम ट्रांस स्टूडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस स्टूडेंट्स। ठीक है। और जो यही पैदा हुए लाहौर में और यही पढ़ रहे हैं उसे कहते हैं सिस। सिस कहते हैं लोकल। सिस कहते हैं लोकल। ठीक है। इसी तरह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अंदर भी दो एलिमेंट्स होते हैं। एक होते हैं सिस। सिस वाले कौन से होते हैं? जो बिल्कुल ये डीएनए की सीक्वेंसेस है, जो बिल्कुल प्रमोटर रीजन जो ओआरएफ के साथ है, बिल्कुल अटैच है, ये होते हैं सिस एलिमेंट्स। इसे क्या कहते हैं? सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। इसे क्या कहते हैं? अच्छा, वो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो प्रोटीन, वो भी प्रोटीन ही नेचर होते हैं, लेकिन वो पैदा कहां होते हैं? राइबोसोम्स के अंदर। प्रोटीन कहां बनती है? साइटोप्लाज्म के अंदर, राइबोसोम्स के अंदर। वो किसी और जगह पैदा होते हैं लेकिन काम न्यूक्लियस में आके करते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं ट्रांस एलिमेंट्स। क्या कहते हैं उसको? ट्रांस एलिमेंट्स। ठीक है। एक होते हैं सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स, एक होते हैं ट्रांस एलिमेंट्स। अब समझ आ गई इन दोनों की आपको बच्चों? जी सर। ठीक है सर सिस राइबोसोम्स में बनते हैं और ट्रांस कहाँ पे बनते हैं, कहाँ से आते हैं ये फिर? ट्रांस वाले जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है ना, वो होते हैं ट्रांस एलिमेंट्स। क्या होते हैं? ट्रांस एलिमेंट। बिकॉज दे प्रोड्यूस, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है ना वो भी प्रोटीन ही नेचर होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन है नेचर। प्रोटीन कहां बनती है? राइबोसोम्स। इसमें ये राइबोसोम में बनते हैं, फिर ये डीएनए के ऊपर काम करते हैं। डीएनए कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर। इट मींस ये किसी और शहर में पैदा हुए, फिर न्यूक्लियस शहर में आए, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के ऊपर इसने बाइंड किया, फिर जाके ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट किया। इट मींस दे आर फ्रॉम अदर साइड। लेकिन ये जो प्रमोटर रीजन के अंदर की जो सीक्वेंसेस हैं ये बिल्कुल ओपन फ्रेम के साथ होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? सिस। दूर से आई है उसे ट्रांस, जो लोकल है उसे सिस। अच्छा, आप अपना नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की डेफिनेशन आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते क्या है। अब ये इसको पढ़ो आयजा। Transcription factors are important regulators to regulate gene expression by binding to plant-specific cis regulatory elements in the promoter region, thereby activating or repressing the transcriptional rates of their target genes. अब समझ आई? अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स। रेगुलेटर किसे कहते हैं? जो रेगुलेट करे, कभी जीन एक्सप्रेशन, जीन को ऑन कर दे, कभी ऑफ कर दे, इस तरह का मतलब होता है। टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। ठीक है। बाय बाइंडिंग, बाइंडिंग क्या करते हैं? प्लांट स्पेसिफिक सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। अब सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स क्या है बताएं? सर जो लोकल है, जो वहीं पे, हाँ, जो प्रमोटर रीजन के अंदर सीक्वेंसेस है in the promoter region, thereby activating and repressing the transcription rate of their target genes. अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की समझ आ गई? अच्छा जी सर। अच्छा, टोमेटो जो है ना, टोमेटो उसका जो जीनोम है उसके अंदर कोई 34,727 जीन्स है टोटल। अगर हम इसके टोटल क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स को 35 करें तो पता चला कि 34,000 जीन्स है इसके अंदर।
लेकिन उनमें से 998 वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है। क्या है टीएफ का मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक हो गया। उनमें से 998 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है। तो कितने परसेंट है, 2.87% जो है, जो टोटल जीन्स में से 12.87% जो जीन्स है, दे एनकोड protein that converted into a transcription factor। इस बात की समझ आई बच्चों? यस जी सर। सिमिलरली अगर हम अरेबिडोप्सिस की बात करें, उसमें 5.9% जो जीन्स है, उन टोटल जीन में से 5.9% जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। और Arabidopsis are specific in plant without animals and yeast homolog। Gene encoding plant transcription factors probably came। अच्छा, अब ये जो डॉफ जिसके ऊपर हम काम, ये पेपर है ना, डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। आपको पता है जीन जो है या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जिस तरह जीन रेगुलेट होते हैं प्लांट्स के अंदर, क्या एनिमल में भी ऐसे ही रेगुलेट होते हैं? एनिमल के अंदर भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं? यस सर। होते हैं, एग्जैक्टली। यस सर। होते फंजाई के अंदर भी होते हैं। जी सर। जी। एग्जैक्टली, हर जगह होते हैं, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया के अंदर भी इवन। अच्छा, अब कई ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो प्लांट्स के अंदर भी है, फंजाई के अंदर भी है, एनिमल के अंदर भी है, ठीक है। ये बात की समझ आई? उनके मिलते जुलते चीजें ना वो तीनों के अंदर है, ठीक है। और कुछ ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स के अंदर है। क्या कहते हैं उसको? जो सिर्फ प्लांट्स के अंदर है, उससे मिलते जुलते ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या जीन्स किसी और किंगडम के अंदर नहीं है। ये जो डॉफ है, ये एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। ये देखो, इसलिए इसका नाम लिखा हुआ है genome wide analysis of plant specific DOF transcription factor family in tomato। ठीक हो गया। अब यहां तक किसी को कंफ्यूजन है कोई? हेलो? अच्छा, नहीं है सर। ठीक है। तो अब आपको ना मैंने थोड़ी सी बात ये बतानी थी कि थोड़ी सी genome wide analysis हम क्यों करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके जो बालों का के अंदर प्रोटीन होती है, जो ह्यूमन हेयर्स के अंदर, वो कौन सी होती है? कैरेटीन। ये एग्जांपल काफी बार देता हूँ कि कैरेटिन जो है वो इसके अंदर भी है, आपके जो आपके जो नेल्स है उसके अंदर भी होती है, आपकी स्किन के अंदर भी होती है, आपके आईज के अंदर भी होती है। इवन जो घोड़ा होता है उसकी वो नीचे क्या होता है, उसको टखना, खोर किसे कहते हैं, उसके अंदर भी होती है, ठीक है। क्या ये सारे हर जगह जो प्रोटीन है कैरेटिन, इसको एक ही जीन इनकोड करता है जब मेरी जीन इनकोड करते हैं? हेलो बच्चों? सर मैंने एक ही जीन कोड करता, क्योंकि सर उनकी फिनोटाइप्स डिफरेंट होती हैं हर ऑर्गेनिज्म में। नहीं, विद द सेम ऑर्गेनिज्म में कह रहा हूं। नो सर, एक ही जीन इनकोड करेगा उससे। अरे वो हेयर्स के अंदर है, चाहे नेल के अंदर है, चाहे वो आपकी आईज के अंदर है। ये कौन कह रहा है कि एक ही करेगा जीन कोड? फातिमा बुखारी। यस सर। आर यू श्योर? सर एक ऑर्गेनिज्म में जीन्स के पैरालॉग्स भी तो होते हैं ना, तो अच्छा, एक जीन जो है वो एक ही जीन कोड नहीं करेगा, उसके डिफरेंट और चीज भी होंगे जो जो उसको इनकोड कर सकते हैं। मेरी बात की समझ आ गई? जो नाखून के अंदर केराटिन प्रोटीन बना रहा है वो और जीन है, जो हेयर्स के अंदर
आपके हेयर्स हैं, आपके सर के हेयर्स हैं, उनके अंदर जो केराटिन प्रोटीन बना रहा है वो कोई और है, जो स्किन के अंदर केराटिन प्रोटीन बना रहा है वो कोई जीन कोई और है। लेकिन इन सब के अंदर केराटिन ये है एक्चुअली एक जीन जो है ना, उसकी इतनी ज्यादा इसकी डाइवर्सिटी क्यों है केराटिन की? बिकॉज जीन जो है वो अपनी कॉपीज बनाते रहते हैं। कॉपी फ्रंट के एक क्रोमोसोम है उसकी, वो एक क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर केराटिन जीन है, वो क्या करेगा कि अपनी कॉपीज बनाएगा और क्रोमोसोम नंबर 5 पे जाके अटैच हो जाएगा, और फिर उसके अंदर थोड़ी बहुत म्यूटेशन आएगी तो वो एक नया जीन बन जाएगा। ठीक है, अगर तो जीन ने बहुत ज्यादा म्यूटेशन कर ली और अपना जो नॉर्मल फंक्शन था वो उसने खो दिया, तो उसको हम कहेंगे रिडंडेंट प्रोटीन जीन है। रिडंडेंट का मतलब है जो उसका नॉर्मल फंक्शन था वो खत्म कर दिया, अब उसके अंदर कुछ नए फीचर्स आ गए हैं, तो इसलिए हम उस फंक्शन के लिए इसको कहेंगे कि दिस इज अ रिडंडेंट जीन और प्रोटीन। ठीक है, लेकिन अगर वो जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 1 पे था, उसकी कॉपी बनी, वो क्रोमोसोम नंबर 3 पे चला गया और वहां भी वही काम कर रहा है, तो उसको हम नॉन रिडंडेंट जीन कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन रिडंडेंट का मतलब है जो अपना काम उसने नहीं छोड़ा। ठीक है, अब एक और टर्म होती है जिसे कहते हैं ऑर्थोलॉग्स और पैरालॉग्स। इसमें फर्क क्या है, कौन बताएगा? फातिमा ही बताएगी। सर एक ही और कौन सा है जीन की कॉपीज उसी क्रोमोसोम में किसी और पोजीशन में अगर हमें मिला तो हम उसको पैरालॉग कहेंगे उन जीन्स को। एग्जैक्टली। लेकिन अगर दूसरी स्पीशीज के अंदर हमें वही जीन्स मिले तो वो ऑर्थोलॉग्स कहलाएंगे। ऑर्थोलॉग्स होंगे, एग्जैक्टली। अगर कोई टोमेटो के अंदर एक्टिव जीन है और उसकी मिलता जुलता जीन आपको चिली के अंदर मिलता है, तो वो दोनों जीन आपस में ऑर्थोलॉग्स होंगे। लेकिन अगर विद इन द सेम है तो फिर वो क्या होंगे? पैरालॉग्स होंगे। तो हम इसके अंदर जीनोम-वाइड एनालिसिस के अंदर हम पहले एक जीन पकड़ते हैं, फिर उसके तमाम पैरालॉग्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर उनका तमाम पैरालॉग को स्टडी करने के बाद हम ये मालूम करते हैं कि उसके जीन की स्ट्रक्चर क्या होगी, जीन के सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स क्या हैं, वो कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसके साथ ये एक्टिवेट होते हैं, फिर इसके अंदर इंट्रॉन एक्सॉन जीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, फिर प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या होगी, फिर ये जीन कहाँ एक्सप्रेस होगा, फिर कौन से स्ट्रेस के अगेंस्ट पहला प्रोड्यूस होगा, और अल्टीमेटली फिर ये इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, ये कब ये जो जीन है इसके अंदर जो आप मेंबर्स हैं वो कब इवॉल्व हुए। फिर हम एक मॉडल ऑर्गेनिज्म लेंगे जिसके जीन ऑलरेडी कैरेक्टराइज हो, उसके अंदर से इसके ऑर्थोलॉग्स मालूम करेंगे, फिर हम अपने जीन का कंपैरिजन करेंगे उनके साथ, फिर हम मालूम करेंगे कि हमारे इस जीन का फंक्शन क्या हो सकता है। तो ये सारा काम हम जीनोम वाइड एनालिसिस के थ्रू करेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने कोई ना कोई जीन लेना है, ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई, उसको आप किसी भी प्लांट स्पीशीज के अंदर हमने उसका जीनोम वाइड एनालिसिस करना है। मेरी बात की समझ आई यहां पर? एवरीबॉडी विल फाइंड सम जीन फैमिली, ठीक है, जिसके ऊपर काम नहीं हुआ हुआ एक स्पेसिफिक क्रॉप के अंदर, तो आपने उन क्रॉप के अंदर या उस प्लांट के अंदर या उस वेजिटेबल के अंदर आपने मालूम करना है कि उसका जीनोम वाइड एनालिसिस करना है। जीनोम वाइड एनालिसिस क्या है कि हमने एक जीन लेना है, उसके पूरे ऑर्थोलॉग्स और पैरालॉग्स मालूम करने हैं एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, फिर उसके सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स मालूम करने हैं, फिर उसका हमने मालूम करना है कि इसकी जीन की स्ट्रक्चर क्या है, फिर हमने मालूम करना है कि इसकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन के अंदर कितने डोमेन्स हैं, कितने उसके मोटिव्स हैं, फिर हमने मालूम करना है कि इस जीन की वो जो है ना एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, फिर इसका जीन एक्सप्रेशन मालूम करेंगे, फिर उस जीन का कंपैरिजन करेंगे विद ऑलरेडी जो है ना आइडेंटिफाइड हुए हैं, लाइक अरेबिडोप्सिस का जो जीनोम है पूरी का पूरा सीक्वेंस हुआ है, उसके जीन भी आइडेंटिफाई हुए हैं और उसके जीन के फंक्शन भी आइडेंटिफाई हुए हैं, तो हम अपने जीन्स को उसके साथ कंपेयर करेंगे। मेरी बात की समझ आई? तो ये सारी कहानी आप लोगों ने अब करनी है इस पूरे कोर्स के अंदर, जिनके ये और इसके बाद हमने इसको एक पेपर की फॉर्म में पब्लिश करना है। जिन बच्चों के ये पेपर पब्लिश हो गया उनको पूरे के पूरे नंबर दूंगा मैं, 85 से ऊपर 90 तक, ठीक है, जिनका ना हुआ उसके 70 तक ही आएंगे माशाल्लाह, बल्कि इससे भी कम ही आएंगे।
तो आप लोगों ने अब ये जो 2 बंदों का ग्रुप है उन्होंने ये 15 से 20 दिन के अंदर आप पेपर पब्लिश इस फॉर्म में ला सकते हो कि ये पेपर पब्लिश हो सके, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर काम करना है। आप मैं आप लोगों को आप अपने ग्रुप के अंदर ना आप मेरे से डिस्कशन करें, तो फिर मैं डेली आप लोगों को बताऊंगा कि आपने क्या काम करना है आज, और आपने टॉपिक कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये मैं आपको फर्ज किया, मैं ये आपको बताता हूं कि कैसे आपने टॉपिक कैसे मालूम करना है। फर्ज किया ये डॉफ के ऊपर ही है। आपने ना सबसे पहले जीनोम वाइड लिखे ना डॉफ फर्ज किया इन सिट्रस रेटिकुलेटा। रेटिकुलेटा किसे कहते हैं जी बच्चों? ये हम आपने ये मालूम करना है उधर गूगल स्कॉलर में जाके। कहा? गूगल स्कॉलर में जाएंगे आप, इसको क्लिक करेंगे, यहां जाके आप ये लिखोगे, पेस्ट करोगे, ठीक है, आप इसको सर्च करोगे। अब ये देखेंगे अगर तो ये इसके भी डॉफ जीन्स का सिट्रस रेटिकुलेटा के अंदर कोई है तो हम इसको पेपर होगा तो हम इसको नहीं स्टडी करेंगे, अगर नहीं है तो फिर हम कर लेंगे। जिस तरह ये जीनोम वाइड डॉफ जीन फैमिली अभी तक हमें कोई पेपर नहीं मिला। ये जीनोम वाइड एनालिसिस तो है सिट्रस रेटिकुलेटा के अंदर, लेकिन इसके अंदर नहीं है, डॉफ के अंदर नहीं है, ठीक है। ये हीट शॉक प्रोटीन के अंदर है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक हो गया। अब इस तरह आप लोगों ने मालूम कर लेना है फर्क सिट्रस इन जो है क्या कह सकते हैं सनफ्लावर, नहीं है, सनफ्लावर के अंदर भी नहीं है। इसके ऊपर एक ऑलरेडी स्टूडेंट काम कर रहा है मेरा।